आप देख रहे हैं IBN 7 में हूं आकाश सोनी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। कोयला खदानों के आवंटन रद्द किए जाने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अवसर बताया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कोयला खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अवसर में बदलना चाहते हैं और इससे पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद हुए 214 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया है। आइए सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। सुमित अवस्थी वहां से हमारे साथ हैं। सुमित, विस्तार से बताएं कहां प्रधानमंत्री ने यह बात कही। देखिए आकाश, कुछ देर पहले ये बातचीत जो हुई है तमाम उद्योगपतियों के साथ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, वहां पर उस बातचीत में यही भरोसा दिलाया है नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को कि एक मौका आपके पास और है। जो ये बात हिंदुस्तान पे लगती है कि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, रेड टेपिज्म ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है और जुडिशरी के आदेशों को मानने में सरकारों को या ब्यूरोक्रेसी को दिक्कत नहीं होती है। और जुडिशरी ने एक बेहतरीन मौका दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि कोल ब्लॉक का जो आवंटन रद्द हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कि नए सिरे से पूरी प्रक्रिया बनाकर आवंटन किया जाए, उस सिलसिले में ये भरोसा दिलाया नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को, कि हिंदुस्तान में एक बहुत बेहतरीन मौका हमारे पास आया है और हम ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं कि पूरे सिस्टम को कैसे साफ सुथरा और क्लीन किया जा सकता है, जिससे कि रेड टेपिज्म और करप्शन को सिस्टम से बाहर निकाला जा सके। उस रेफरेंस में ये बात आई और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिन लोगों से वो बात कर रहे थे वो हजारों लाखों बिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कुछ लोग तो कर चुके हैं और कुछ लोग उतना ही और करना चाहते हैं, जिनको ब्यूरोक्रेसी या करप्शन की वजह से, रेड टेपिज्म की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में करप्शन नाम की चीज ना के बराबर है और जो चीजें करप्ट हैं वो बहुत बड़े स्तर पर है। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि कोई बड़े से लेकर और आम आदमी तक हर आदमी करप्शन का शिकार है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अमूमन नहीं देखने को मिलता है। तो अमेरिकियों के तरीके से नरेंद्र मोदी समझाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश, सुमित हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं समित पात्रा, बीजेपी के नेता, और दिल्ली से हमारे साथ है रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस की प्रवक्ता, नीलम देव जो कि अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं वो हैं, और साथ ही साथ विवेक काटजू जो कि विदेश मंत्रालय में लंबे समय काम कर चुके हैं वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा रीता बहुगुणा जोशी जी, क्या आपको लगता है कि जो वादा उधर अमेरिका में प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना, जमीन पर उसे लागू कर पाना उतना ही आसान है जितना कि वहां पर वो वादे कर रहे हैं? देखिए, भारत की एक स्थापित विदेश नीति रही है। हम सभी देशों से मित्रता रखते आए हैं, व्यापार में काफी हद तक हमने आदान प्रदान किया है, लेकिन हमने अपनी संप्रभुता को कभी भी खंडित नहीं होने दिया, कभी भी उस पर आंच नहीं आने दी। साथ ही साथ जो भी हमने लोगों के साथ व्यापारिक संबंध किए हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि हमारा देश का हित उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब अभी तक तो जो कुछ हो रहा था वो ज्यादातर आपने देखा कि लोगों के साथ संवाद और वादे करना और सपने दिखाने का काम है और लोगों को एंगेज करने की बात। लेकिन अब असली डिप्लोमेसी शुरू हो रही है। आज सवेरे उनका बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से बात करना और अब उनकी प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात, अब असलियत सामने आएगी कि क्या होगा। लेकिन दो बातें उभर कर आज उनकी सुबह की मीटिंग से आई हैं। पहली बात तो यह आई है कि जो विनिवेश की, वो बार बार लोगों से विनिवेश के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज सीईओ ने जानने की कोशिश की है व्यापारियों ने वहाँ के कि किस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलेंगी और दो विषयों पर, लैंड एक्विजिशन, जो फैसिलिटीज क्या होंगी, उस बिल में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, श्रमिक कानूनों का क्या होगा, इन पर उनसे कुछ सफाई मांगी गई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विषय जो उलझे हुए हैं। एफडीआई के लिए हमेशा यूपीए की सरकार ने भी दरवाजे खोले थे। एफडीआई हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि एफडीआई हो, लेकिन किन टर्म्स पे हो ये एक बहुत ही रोचक विषय होगा। और अब देखते हैं कि आज के बाद क्या उभर कर क्या आता है। पहले तो कुछ रिजल्ट आए तब उसकी विवेचना हो।
समित पात्रा जी, विवेक काटजू जी भी आपके साथ बैठे हैं। उन्होंने एक पहले ही आगाह कर दिया था कि प्रधानमंत्री जब निवेश की बात करेंगे तो वहां कठिन प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और ये पूछे जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने ही बहुत स्पष्ट शब्दों में कल मेडिसन स्क्वायर में इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आसान काम ही करवाना होता तो हिंदुस्तान की जनता मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाती, मुझसे बहुत डिफिकल्ट काम करवाना चाहती है और मैं करना चाहता हूं, तभी मैं आज प्रधानमंत्री हूं। तो स्वाभाविक रूप से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके सही उत्तर प्रधानमंत्री देंगे। मगर एक बड़ा जो विषय है वो यही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट लगातार विगत 10 वर्षों से हिंदुस्तान के प्रति निवेशकों का था, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे पाटा जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों से अमेरिका के भूमि में जाकर कुछ विषयों को रखा है। पहला तो उन्होंने कहा कि जो 21वीं शताब्दी है वो हिंदुस्तान की शताब्दी है। ये अपने आप में बहुत रिएटरेटिंग होता है और आप देखिए किस खूबसूरती के साथ मोदी जी ने कहा कि हम सबसे पुरानी सभ्यता है, अर्थात हमारे पास एक्सपीरियंस तो है मगर हम पूरे विश्व के सबसे युवक देश हैं, सबसे युवा देश हैं, यंगेस्ट नेशन है। हम ही वो वर्क फोर्स प्रोवाइड करेंगे जो पूरे वर्क फोर्स को इस 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व को चाहिए। तो एक तरह से पूरे विश्व को उन्होंने कहा कि हम वो सब देंगे जो आप चाहते हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है और हम डिमांड को भी मीट करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, एक फ्रेज में उन्होंने कहा वो दिन चले गए, वो दिन नहीं है जब पॉलिसी पैरालिसिस था, वो दिन नहीं है जब आप हवाई अड्डे में उतरे और उन्होंने एक तरह से एक्सप्रेशन दिया कि सब गड़बड़ हो जाएगा, वो दिन नहीं है जब आप अफसरशाही और फीताशाही में फंस के रह जाए, रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं उसमें फंस के रह जाए। अब दिन बदल रहे हैं, बीते हुए कानून उनको हम अलग करेंगे, अच्छे कानून को ही हम रखेंगे और किसी प्रकार की उलझनों में आप ना फंसे, ये मैं आपको आश्वासित करता हूं, ऐसे मोदी जी ने अमेरिका में निवेश। ठीक है, और एक और बड़ी खबर अभी अमेरिका से आ रही है जिसके लिए चल सकते हैं सुमित के पास में। पहले बता दूं खबर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी अमेरिका में है, वहीं से यह खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस में जब उनको अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा डिनर देंगे तो वहां जो खाना मिलेगा संभव है कि वो सिर्फ शाकाहारी खाना हो। सुमित, क्या इस बात का कोई कंफर्मेशन है कि आज जो डिनर होगा उसमें ना तो कोई शराब दी जाएगी और ना ही कोई नॉनवेज डिश होगी? देखिए आकाश, अमूमन ऐसा होता है डिप्लोमेसी में, मैंने अक्सर बहुत से ऐसे स्टेट डिनर्स लंचेस अटेंड किए हैं, जो विजिटिंग डिग्निटरी होता है उससे पूछा जाता है कि आपके प्रेफरेंस क्या होने वाले हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट योर डेलीगेशन वांट टू ईट। उनके हिसाब से मेन्यू तैयार किया जाता है। ये बात भारतीय खेमे की तरफ से हमको इशारा दिया गया है, बताया गया है। औपचारिक तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट की जाने की बात भारतीय खेमे की तरफ से की जा रही थी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं और इन दिनों में वो खाना पीना कुछ नहीं करते, सिवाय एक गुनगुना नींबू का पानी पीते हैं दिन में 2-3 बार, कुछ भी नहीं खाते हैं, फल तक नहीं खाते हैं। इन परिस्थिति में अगर स्टेट डिनर के दौरान वहाँ पे अमूमन देखा गया है कि चीयर्स होता है जिसमें शैंपेन पिलाई जाती है या वाइन होती है या नॉनवेज के तौर पर चीज़ें रखी जाती हैं, क्योंकि बाकी के जो मुल्क हैं हिंदुस्तान के अलावा जो पाश्चात्य मुल्क हैं वो उनके लिए खाना वेज या नॉनवेज के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो हिंदुस्तानी कल्चर को देखते हुए ये बात मानी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी के व्रत को देखते हुए, उनके उपवास को देखते हुए जो भारत की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, जैसा कि हमको सूत्र बताते हैं, वो अमेरिकी प्रशासन मान सकता है। और आज जो ऑफिशियल जो प्राइवेट डिनर राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनर में जो दे रहे हैं उसमें शाकाहारी खाना ही हो, उसमें पीने के नाम पर सिर्फ पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, कोई भी हार्ड ड्रिंक नहीं हो सकती है। आकाश, इस वक्त हमारे साथ नीलम देव जी भी हैं। नीलम जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये इस तरह से आपने पहले देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को डिनर दे रहे हो और उसमें सिर्फ वेजिटेरियन डिशेस हो और अल्कोहल भी सर्व ना की जाए, शराब बिल्कुल ना हो? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जैसे जिसकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से वो चलते हैं। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम नेशन से कोई लीडर आएगा
तो उस समय वो पोर्क नहीं सर्व करेंगे, अल्कोहल नहीं सर्व करेंगे। ये तो एक रिस्पेक्ट का फॉर्म है और ये शायद सभी देश दिखाते हैं जब कोई लीडर्स आते हैं। लेकिन मुझे ये बता देना चाहिए कि मैं अमेरिका में राजदूत नहीं रही थी, मैं न्यूयॉर्क में कॉन्सल जनरल थी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। विवेक काटजू जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो आमतौर पे ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है कि बाकायदा एक रिक्वेस्ट जाती है कंट्री की तरफ से या उधर से पूछा जाता है? देखिए, जब भी कोई राजनेता जाता है तो उसके जो डाइटरी प्रेफरेंसेस होते हैं, यानी जो वो खाना पीना खाता है, अगर कोई एलर्जी है या कोई और मुश्किल है या कोई धार्मिक कारणों से कुछ वो परहेज करता है, उसकी सूचना उस जो होस्ट हैं उनको दे दी जाती है जी। और जैसे नीलम जी फरमा रही थी, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की जाती है और इसलिए खान पान उनके सामने, जो मेहमान हैं उनके सामने वही पेश किया जाता है जिसका वो लुत्फ उठाएं, जो वो खा सकें। अब अमूमन मैंने ये देखा है कि अगर मांसाहारी खाना भी है तो उसमें ज़्यादातर मछली या हद से हद मुर्ग दे देंगे, और अगर हिंदुस्तान से कोई गया है और गोश्त नहीं देते। हो सकता है कि क्योंकि मोदी जी उपवास कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ इशारा हो कि मोदी जी कुछ नहीं खाएंगे, नहीं तो अमेरिकन व्हाइट हाउस में भी लोग समझते हैं जी। और अच्छे मेहमान हैं, अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, तो मोदी जी के सामने और जो मेहमान हैं उनके सामने वही खाना पेश किया जाएगा जिसका वो लुत्फ उठा सकें और जिससे मोदी जी को कोई परेशानी नहीं हो। जहां तक शराब की बात है तो ये अक्सर होता है कि अगर टोस्ट किया जाता है, कि जैसे अमेरिका में या यूरोप के किसी देश में, वहां के लोग अगर चैंपेन या वाइन से टोस्ट कर रहे हैं तो उनको वो दी जाती, लेकिन अगर हमारे नेता वो नहीं पीते हैं तो उनको जूस दिया जाता है। जी बिल्कुल। और अभी अभी रीता बहुगुणा जोशी जी बात भी कर रही थी कि आज बिजनेस पर बहुत ध्यान है, तो उसी पर अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका दौरा का चौथा दिन है और जैसा कि उनके जानकार और करीबी उनके बारे में कहते हैं कि वो एसेंशियली एक बिजनेस माइंड भी उनका है। भारत के सीईओ मोदी ने नाश्ते पर बड़ी अमेरिकन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इसी से यह सिलसिला आज का शुरू हुआ बिजनेस मीट्स का। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर अमेरिकी कारोबार जगत के दिग्गज प्रधानमंत्री के साथ थे और इनमें भारतीय मूल के कई बड़े नाम भी शामिल थे, चाहे वो पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई हो या फिर मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा। हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के व्रत पर हैं और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, नाश्ते की टेबल पर भी उनके साथ व्रत वाला ग्लास जूस का साथ देखा जा सकता था। उन्होंने कंपनियों के सीईओ का दिल से स्वागत किया और कारोबारी जगत के इन दिग्गजों को बताया कि भारत बदलाव का इच्छुक है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आइए चलते हैं नवजोत के पास, जो हमें अब ये बताएंगी कि इस मीटिंग में प्रमुख लोग कौन कौन थे। शुक्रिया आकाश, और बहुत अहम है ये जानना, क्योंकि अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस पर तमाम खास मेहमान तो आपके साथ है जिनके साथ आप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन खास लोग थे, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर मिलने क्या वाला और कितनी उम्मीदें हम लगा सकते हैं इस मीटिंग से। सीईओज कौन कौन थे इस मीटिंग में, आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान जो नामी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की है वो कितनी बड़ी कंपनियों को संभालते हैं। सबसे पहले नाम आता है एरिक स्मिथ का, जो कि गूगल से हैं और सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। ये दुनिया की बेस्ट कंपनी मानी जाती है और इसकी कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो $1,10,920 मिलियन है। इसके बाद अगला नाम आता है डेविड एम रूबिनस्टीन का, और आपको बता दें कि ये कार्लाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अमेरिका की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति $35,622 मिलियन है। इसके बाद जो अगले सीईओ थे जो कि वहां पर उस वक्त मौजूद थे वो थे डेविड डब्ल्यू मैकलिन कंपनी है और इसके सीईओ हैं, और ये करगिल ग्रुप है, अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और कुल संपत्ति अगर इसकी देखें तो $5,988 मिलियन है। इसके बाद केनेथ सी फ्रेशर मार्क एंड कंपनी के थे ये सीईओ और ये अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति की बात करें $56,943 मिलियन है। अगला नाम जो आता है वो है माइकल बॉल का, और ये हॉस्पायर कंपनी के सीईओ थे और अमेरिका की ये भी बड़ी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति $410 मिलियन है। माइकल एल कॉर्बेट ये सिटी ग्रुप से हैं, बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा नाम है और
500 कंपनियों में 26वीं रैंकिंग है इसकी। और कुल संपत्ति की बात करें तो 18,80,382 मिलियन डॉलर है। डव ये कैटरपिलर फर्म है और भारी उपकरण बनाने वाली ये कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति 84,896 मिलियन डॉलर है। इसके बाद नाम आता है अजय बांगा का। मास्टरकार्ड कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे के रूप में पहचान है इसकी और कुल संपत्ति 14,242 मिलियन डॉलर है। इसके बाद इंदिरा नूई वहां पर मौजूद थी। पेप्सिको की सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है। फॉर्च्यून अगर हम 500 है और कंपनियों में ये 43वें रैंकिंग पर है। कुल संपत्ति 77,478 बिलियन डॉलर है। चार्ल्स एंड काय ये बाबक पेंग्स अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और कुल संपत्ति इसकी 3500 मिलियन डॉलर है। जी आकाश। धन्यवाद नवजोत। सुमित के पास सीधे चलते न्यूयॉर्क। सुमित, चाहे गूगल हो, चाहे पेप्सिको हो, चाहे फाइनेंस और बैंकिंग की ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो, इनसे कुल मिलाकर अपेक्षा क्या है? प्रधानमंत्री ने ऐसी 11 बड़ी कंपनीज के साथ एक साथ मुलाकात की, इनके सीईओज के साथ। देखिए आकाश, बहुत ही मिशन साफ था, बहुत ही उद्देश्य साफ था। जब हम भी मोदी का मिशन अमेरिका बोलते हैं तो हम जानते हैं कि मिशन अमेरिका हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री जी का तभी सफल होगा जब वो हिंदुस्तान में बेहतर लोगों के लिए बेहतर जिंदगी के तरीके खोल पाएंगे, रास्ते खोल पाएंगे। और बेहतर जिंदगी किसी भी हिंदुस्तानी की कैसे हो सकती है? हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जो गरीब मुल्कों में गिना जाता है। हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे रेड टेपिज्म सबसे ज्यादा है, जहाँ पे करप्शन की बातें की जाती हैं। हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जहाँ जुडिशरी बहुत मजबूत है। इसके बावजूद भी करप्शन के बहुत से बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं। इन परिस्थितियों में जब नरेंद्र मोदी ये साबित करने की कोशिश करेंगे, इन बड़े बड़े लोगों के सामने हिंदुस्तान की वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम विडंबनाएं हो सकती है हमारे देश में, तमाम अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारा ही एकमात्र देश ऐसा है जो पिछले 70 सालों से लगातार डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाता आ रहा है। यहाँ लोग बड़े इत्मीनान से चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हैं, चुनाव जीतने पर भी, चुनाव हारने पर भी, और जनता भी हर बार सबको उसी तरीके से इंपॉर्टेंस देती है। तो अब इस सरकार के पास, जो कि नई सरकार आई है, जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास करीब अभी 5 साल का वक्त है, वो कम से कम ऐसी तमाम स्कीम्स ला सकती है, ऐसी योजनाएं शुरू कर सकती है जो हिंदुस्तानियों को, एक आम तबके के हिंदुस्तानियों को फायदेमंद साबित हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान के पास अपना इतना पैसा नहीं है। संसाधन जरूर है, हमारे पास खदानें जरूर हैं, लेकिन वो तमाम लालफीताशाही की वजह से परेशान हो जाती हैं। उस चीज को दूर करने का भरोसा खुद एक प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनीज के ओनर्स को, सीईओज को, इन्वेस्टर को दे रहा है, जो अपने आप में पहली बार हो रहा है। आकाश। सुमित हमारे साथ ही रहे। इस वक्त एक बार वापस चलते हैं नवजोत के पास, जो हमें बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सीईओज हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, कुछ सीईओज की बात मैंने पहले की थी, लेकिन और कौन कौन से, चलिए उनके बारे में बताते हैं। मेक इन इंडिया मिशन के लिए मोदी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत आने का न्योता तो दे रहे। दर्जन भर सीईओ के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने 6 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ अलग से मुलाकात की है। और इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या क्या नाम है उनके, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जेम्स मैकर्नी, ये जूनियर बोइंग एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 30वीं रैंकिंग इसकी आती है, जिसकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 92,663 मिलियन डॉलर इसकी कुल मिलाकर संपत्ति है। इसके बाद अगला नाम जो आता है 1-to-1 जिनसे मुलाकात की, वो है हेनरी क्रिविस। कोलबर्ग क्रिविस कंपनी का नाम है और इसके अलावा अमेरिका की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है ये, जिसकी कुल संपत्ति 51,427 मिलियन डॉलर है। अगला नाम 1-to-1 जिनसे मुलाकात हुई वो है लॉरेंस डी फिंग। ये ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति 2,19,873 मिलियन डॉलर है। इसके बाद वर्जीनिया रोमेंटी आईबीएम की है ये, और अमेरिकी आईटी कंपनी है ये, बहुत बड़ी अमेरिकी आईटी कंपनी है। फॉर्च्यून 5 और कंपनियों में 23वीं रैंकिंग है इसकी। और कुल संपत्ति की बात करें तो 1,26,223 मिलियन डॉलर इसकी कुल संपत्ति है। इसके बाद नाम आता है जेफरी आर इमिल्ट का। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है ये, अमेरिका की एक बड़ी फर्म मानी जाती है। कंपनियों में 9वीं रैंकिंग इसको हासिल है। और कुल संपत्ति की बात करें 6,56,560 मिलियन डॉलर है। लॉयड ब्लैकफिन, ये गोल्डमैन सैक्स कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है ये, और कंपनियों में 73वीं रैंकिंग है। और कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो 9,11,507 मिलियन डॉलर है। जी आकाश।
सुमित, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि मीटिंग में हुआ क्या। वैसे दिलचस्प बात ये थी कि नवजोत जो बातें अभी बता रही थी उसमें कई कंपनीज तो इतनी बड़ी है ये कि कई देशों के जीडीपी से ज्यादा बड़ी ये कंपनीज है। बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है। इन कंपनियों के पास इतना पैसा है, हमारे यहाँ के कई स्टेट्स ऐसे होंगे कि उनका बजट इतना नहीं होगा। इसलिए जब ये कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढेंगी, हिंदुस्तान में पैसा लेकर आएंगी, हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, गोडाउन्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली के खंभे लगेंगे, पावर जनरेशन होगा। और ये चीज़ का फायदा किसको पहुंचेगा? हमको और आपको, जो हिंदुस्तान में गर्मी से परेशान रहते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान में आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसे गोडाउन्स नहीं है जहाँ पर सब्जियाँ और पेरिशेबल चीज़ें खराब ना हो सके, वो खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों में अगर हमको विदेशी तकनीक की जरूरत पड़ती है तो शायद उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आम हिंदुस्तानी का, आम किसान का, हम सब का फायदा होने वाला है। और अभी भी हम चाहे कितने भी बड़े अपने आप को सर्विस सेक्टर वाला या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला देश बता दें, एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का कृषि पर बेस्ड है, कृषि आधारित मुल्क है हमारा, और कृषि की चीज़ों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम बड़ी कंपनियां, जैसे पेप्सी की बात करूं मैं, पेप्सी के तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चिप्स बनाते हैं, जो नमकीन बनाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, पेरिशेबल चीज़ें हैं। पेप्सी को अच्छे चीज़ चाहिए होंगे, वो चीज़ें हिंदुस्तान के किसान अपनी मेहनत से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके रखरखाव का, उसके ट्रांसपोर्टेशन का ठीक इंतजाम हो सके। और अगर ये हो पाता है आकाश, तो ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। उनको चीप लेबर मिलेगा, चीप तकनीक मिलेगी, बड़ा बाजार मिलेगा, बहुत बड़ा बाजार मिलेगा, और हमारे यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी, किसानों को दिशा मिल सकेगी, किसानों को एक तकनीक पता लग सकेगी कि कैसे अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए। बिल्कुल सुमित, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस और बीजेपी का रिएक्शन भी लेंगे, और हमारे स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं दिल्ली से और मुंबई से और वॉशिंगटन डीसी से तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे, बस इतना बताते चलें कि जो सिग्नेचर गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दी है सारे सीईओज को, उसमें 3 तरह की चाय है। तो एक प्रधानमंत्री ये अमेरिका में इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बहुत चलती हैं कि कोई $30 लेके सिर्फ वहां पर आया था और उसके बाद वो कैसे करोड़पति बन गया। तो एक चाय वाले से लेकर जो प्रधानमंत्री बन गए मोदी, वो सबको जो गिफ्ट दे रहे हैं उसमें 3 शीशियां हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, और इसमें दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की टी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। अब 1-to-1 मुलाकातों का दौर जारी है। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन डीसी सुमित अवस्थी के पास। सुमित, नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, लगातार उनका दौरा चलता जा रहा है। आज वो न्यूयॉर्क के अपने आखिरी पड़ाव में आप पहुंचे हैं। तमाम बिजनेस हॉन्चोस से मुलाकात के बाद वो दोपहर के बाद वॉशिंगटन पहुंचेंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक बात हमको खास ध्यान खींचती है, वो है नरेंद्र मोदी और विवेकानंद के बीच की समानता। विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र मोदी के नाम में भी नरेंद्र आता है। दूसरी बड़ी बात, विवेकानंद ने जब शिकागो में वो भाषण दिया था जिससे पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन गई थी, उस रिलीजियस धर्म संसद में, वो भी सितंबर का महीना था, 11 सितंबर का। और ये भी सितंबर का महीना है जब अमेरिका में आके नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का भाषण हो या फिर मेडिसन स्क्वायर का भाषण हो। नरेंद्र मोदी ने भी अपने मुरीदों की तादाद करीब हजारों की संख्या में बढ़ा ली है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हिंदुस्तानी हैं वो जोड़ के देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को और विवेकानंद को। और यहाँ के लोगों का यहाँ तक कहना है कि यस वी कैन, जो नारा बराक ओबामा को चुनाव जिता गया, वो दरअसल विवेकानंद का नारा था जिसको बराक ओबामा ने लिया और फिर नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में इस्तेमाल किया। I hope you are having a good time. नमस्ते। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाषण शुरू करने के इस अंदाज को देखिए। अमेरिका की धरती पर इस अंदाज से दिल जीतने की कोशिश, दिमाग पर जोर डाले बिना भी
हमें 121 साल पीछे ले जाती है। यहाँ जगह न्यूयॉर्क हो, लेकिन ये अंदाजे बयां हमें शिकागो की याद दिलाती है। 121 साल पहले कुछ इसी अंदाज में गेरुआधारी एक संत ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। Sisters and brothers of America. Sisters and brothers of America. एक संत तो दूसरा राजनेता, एक आध्यात्मिक दुनिया का शीर्ष पुरुष तो दूसरा लोकतांत्रिक दुनिया का सिरमौर, और दोनों के नाम में एक शब्द साझा, नरेंद्र। एक नरेंद्र नाथ दत्त तो दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री आज भले ही तरह तरह के पहनावों में नजर आए, सियासी दुनिया के हर दांव पेच आजमाते दिखे, लेकिन इससे स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा छुपती नहीं। कई बार उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। विवेकानंद की तरह घर छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया की खाक छानना और विवेकानंद की तरह का लबादा, सब कुछ दुनिया के सामने है। 121 साल पहले अमेरिका की ही धरती पर शिकागो से स्वामी विवेकानंद ने तब की दुनिया के बारे में जो कुछ कहा था, जरा उसे सुनिए। Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. तब विवेकानंद ने अपने जमाने का खाका चंद पंक्तियों में खींचा और उससे उबरने के उपाय बताए। प्रधानमंत्री मोदी को 9/11 की बरसी पर अगर विवेकानंद याद आए तो यूं ही नहीं। 121 साल पहले जो सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता थी, वो आज भी है। न्यूयॉर्क, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला भोगा, उस धरती पर विवेकानंद याद ना आए तो कौन आए। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जो खाका पेश किया और आतंकवाद को लेकर जो चिंता जताई, वो विवेकानंद की याद दिलाती है। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा कोई भी देश मुक्त नहीं है। विवेकानंद ने युवाओं की ताकत से दुनिया बदलने का सपना देखा। मोदी का ये भरोसा भी विवेकानंद से मेल खाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विवेकानंद की चिंता केवल भारत के लिए नहीं थी, वो केवल सरहद की बंदिशों तक सिमटे नहीं थे। आज जब आतंकवाद से जंग और विकास की बात होती है तो मोदी इसे इंसान की बेहतरी के अस्त्र की तरह देखते हैं। क्या अमेरिकी धरती पर पहुंचे नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र दामोदर दास मोदी में बहुत कुछ समानता नहीं दिखती? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो नरेंद्र नाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन दोनों के बीच अगर आपस में समानताएं दिखाई दे रही हैं तो शायद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कई बार विवेकानंद को अपना आइडियल बता चुके हैं, अपना हीरो बता चुके हैं। क्या इस रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान और अमेरिका को करीब लाया जा सकता है? मेरे साथ नीलम देव जी है। नीलम जी, आप कॉन्सुलेट जनरल रह चुकी हैं अमेरिका में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से ये जो फॉर्मूला है जिसमें विवेकानंद जिसकी बात करते थे, धर्म संसद के जरिए उन्होंने अमेरिकियों को अपना मुरीद बनाया, तमाम दुनिया के लोग उनके प्रशंसक बने, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उसी तरीके से भाषण देकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या दोनों के बीच समानता देखी जा सकती है, ढूंढी जा सकती है? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूँगी। एक तो ये है कि भाषण देना, एक ऑरेटरी, उसमें तो मोदी जी भी बहुत माहिर हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि 125 साल बाद अगर हम विवेकानंद जी का कहा याद करते हैं और सारी दुनिया में याद करते हैं, वो क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उसका कंटेंट क्या था, उनके शब्द क्या थे, तो ये तो देखना पड़ेगा कि मोदी जी के भाषण में उस तरह की गंभीरता है या एक नया ज़माना बदल गया है, तो इस ज़माने की तरफ से वो कनेक्ट करते हैं। जी
जी रीटा बहुगुणा जोशी जी, आप क्या कहेंगी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी और नरेंद्रनाथ दत्त में आपस में समानताएं देखनी चाहिए हम लोगों को? देखिए, जो विवेकानंद जी ने कहा वो उनकी विचारधारा, उनकी फिलॉसफी थी जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया। अब यहाँ एक राजनेता हैं जो कि एक देश के प्रधानमंत्री भी हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी संख्या है, और पूरा विश्व पहले ये देखेगा कि विश्व में शांति और विश्व में धर्मांधता को समाप्त करने के लिए जो इतने इतने बड़े वचन दे रहे हैं वो अपने देश में क्या करते हैं। क्या जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी है, उन पर विश्वास कर पाती है क्या वो उनको संरक्षण दे पाते हैं? क्या वो धर्मांधता की जो बातें करने वाले दल हैं या जो व्यक्ति हैं, जो संगठन हैं, उन पर अंकुश लगा सकते हैं? क्या आप विश्व में अपने विचारक के रूप में तब प्रसिद्ध होंगे जब आप उसको करनी में अपने राष्ट्र में उतारेंगे। तो मैं समझती हूँ पूरा विश्व बहुत दिलचस्पी से देखेगा, और ये विवेकानंद जी की फिलॉसफी जो है ये वास्तव में पूरे विश्व को जोड़ने वाली का दर्शन है। और अगर मोदी जी उस दर्शन पे खड़े उतर सके तो बहुत फर्क पड़ेगा। पहले 21 करोड़ जो भारतवर्ष में अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति उनका क्या नजरिया है, ये विश्व देखना चाहेगा। सुमित, सबसे पहला विषय है कि देखिए दोनों जी की बात का संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं। संबित जी सुमित, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए दोनों, चाहे वो विवेकानंद हो या नरेंद्र मोदी हो, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि दोनों ही एक सेतु बने पूर्व और पश्चिम के बीच। विवेकानंद भी गए तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के जिस प्रकार से कुछ मिनटों के लिए तालियां नहीं रुकी धर्म संसद में, जिस प्रकार से उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया, एक जोड़ बनाने की कोशिश की कि आइए हम एकजुट हो जाएं और मानवता को बचाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है। और मोदी जी ने भी ठीक वही किया है, एक सेतु पूर्व और पश्चिम के बीच। आपको ध्यान होगा चंद दिनों पहले नेपाल में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पूर्व को कि युद्ध नहीं बुद्ध, युद्ध से काम नहीं चलेगा, बुद्ध। और पश्चिम में यूएन में भाषण देते हुए उन्होंने योग को आगे बढ़ाया, भोग नहीं योग। तो ये बहुत बड़ा विषय होता है। एक सेतु के रूप में मोदी जी ने और विवेकानंद जी ने हमारे यहाँ अर्थात पूर्व में जो विचारधारा है प्रतिपादित किया। संबित जी, जो हिंदुस्तान में जो संबित डॉक्टर साहब, जो अमेरिका से मैं देख पा रहा हूं, जो इस तरह का सवाल रीटा बहुगुणा ने उठाया, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने जो कहा, जो विश्लेषण हुआ, वो तो हम तमाम 2 दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक तौर पर एक सवाल रीटा बहुगुणा ने उठाया और वो जानना चाहती हैं कि हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिटीज एक साथ रहें, उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे दखल देने की कोशिश करेंगे, आप बता पाएंगे? सुमित जी, मुझे लगा कि रीता जी का जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, क्योंकि जवाब तो मिल गया। 16 मई 2014 को ये जवाब कोटि कोटि हिंदुस्तानियों ने अपने ही मुख से दिया है, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। उन्होंने मोदी जी को इंक्लूसिव माना, उन्होंने मोदी जी को माना कि ये व्यक्ति हमें नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की जनता से ज्यादा सेक्युलर जनता पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से मैं बहुत छोटा हूं, मैं कौन जवाब देने वाला हूं। संबित, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। इस वक्त लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, ये दर्शकों के लिए देखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से हो रही है। बिल क्लिंटन के साथ वहां पर प्रधानमंत्री की मोदी के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहां पर मौजूद हैं। और यह इसलिए जरूरी हो जाता है देखना जानना, ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरे को प्रोड्यूसर वहां से बोल रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन भी है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मुलाकात में हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हुई है। और उस मुलाकात का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन अगली बार होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार हो सकती हैं। और ऐसे में अगर क्लिंटन दोस्ती करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर यह हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती नई सरकारों के आने के बाद भी आगे चलती रहे, उस दिशा में बढ़ाया गया कदम इसको आप कह सकते हैं। खासा महत्वपूर्ण है इस मुलाकात का करना, इस मुलाकात का होना, क्योंकि बिल क्लिंटन की जैसे छवि की तुलना आपको याद होगा
फरीद जकरिया ने अपने इंटरव्यू के बाद अपने बातचीत में की थी कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उनको बिल क्लिंटन जैसे विजनरी नेता की याद आई। तो ये मुलाकात इस वक्त चल रही है, क्या होगा इस मुलाकात में वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें IBN 7 पर लगातार जारी हैं। वॉशिंगटन से आप बने रहिए हमारे साथ तमाम ताजा अपडेट्स के लिए। दुनिया के सामने एक नया CEO है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रीता बहुगुणा जोशी जी, मैं आपके पास सबसे पहले अभी आ रहा हूं। जिस तरह से उनका कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ रहा है, क्या आपको कहीं ना कहीं डर नहीं है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चुनावों में एक छत्र नेता जिस तरह से मोदी जी दिख रहे हैं, उसका आपको नुकसान ही नुकसान है? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। भारत की साख बढ़े, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जो 3-4 बातों में जिन पे इतनी ज्यादा उनकी प्रशंसा हो रही है, वो सारी हमारी पूर्व निर्धारित भारत की जो है वो स्थायी नीति का अंग है। जैसे कहा गया कि उन्होंने कहा भारत युवा देश, मैं बोल रही हूँ भारत सबसे युवा देश है। तो ये तो हमारे राजीव गांधी जी ने 1946-48 में 1986-87 में उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को युवा राष्ट्र घोषित करते हुए उन्होंने कंप्यूटर से और मोबाइल से लोगों को जोड़कर 21वीं सदी की और फिर आप भी पार्टी भूल गई वो कर दी थी। 18 साल के बच्चों को उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया। आपने कहा कि इंडस्ट्री आए, विनिवेश आए, खासतौर से FDI आए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, कृषि आधारित जो समय कम है, समझिए जवाब ले लेते हैं। FDI जब 3 साल पहले जब हमने FDI की बात की इस क्षेत्र में, जिससे स्टोर्स बने, कोल्ड चेन बने, सबसे ज्यादा किसने मुखालफत करी? बीजेपी ने की। आज अगर FDI एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में नहीं आ पाई, वो इसकी वजह यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस प्रयास को जवाब ले लीजिए, बहुत मेहनत करी। तो FDI समझ गए रीता जी, अब उत्तर तो दे दूं, बहुत कम समय है, उत्तर दे देता हूं। समझ इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं। देखिए, मैं उत्तर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब कल से ही कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता यही कह रहे हैं, मेरा उत्तर एक ही है कि एक क्लास में पाठ्यक्रम हमेशा सेम होता है, सिलेबस एक ही होता है। कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है। जो विदेश नीति है, कश्मीर हमारा है, हम अभिन्न अंग हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। एक सेकंड, ये सब जो है ये स्वाभाविक रूप से कोई भी सरकार थोड़ी बोलेगा कश्मीर हमारा नहीं है, हमारा ही है, हम उसी के लड़ेंगे, UN में वही बोलेंगे। मगर व्यक्तित्व का फर्क होता है। एक बच्चा फेल हो गया, 10 वर्षों से फेल हो रहा था, एक फर्स्ट आ गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पढ़ाया जा रहा, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आ गया ना भाई 16 तारीख को ही। आपका तो फेलियर का रिजल्ट आ गया है, दूसरे के फर्स्ट पे इतना जेलसी फैक्टर रखना ठीक नहीं है। हमारी नीतियों को आपने हमारी नीतियों को ये ग्रहण किया है। नहीं, हमारी नहीं, रीता जी आप समझ नहीं रही हैं कुछ नीतियां। अब आप बताइए, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, क्या ये नहीं बदल जाएगा 100 वर्षों में? ये तो वही रहेगा। मगर आप उसके ऊपर किस प्रकार का स्टैंड लेते थे और हम किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते थे, इसी से मनमोहन सिंह जी फेल हो गए थे और मोदी जी फर्स्ट आ गए हैं। इसमें इतनी चिंता का विषय क्या है? गलत बात मत करिए, हिंदुस्तान की एस्टैब्लिश पॉलिसी को आप चैलेंज मत करिए। भारतवर्ष की नहीं, चैलेंज तो कोई किसी को नहीं कर रहा है। आज तो चैलेंज कांग्रेस, ये सबसे बड़ी चैलेंज है देश के लिए कि कैसे कांग्रेस अपने आप को बचा के खड़ी करे, यही चैलेंज है। सबकी बात सुनिए, एक छोटी सी बात विवेक काटू जी की सुन लीजिए, फिर रीटा जी और संबित जी दोनों से मैं कहूंगा चुनाव खत्म हो गए हैं। नहीं, अगले की भी तो तैयारी है। अब जरा विदेश नीति पर बात हो जाए, जरा गंभीरता से उस पर बात हो जाए। आप लोग ये अपने झगड़े स्टूडियो के बाहर कर लीजिए तो बेहतर होगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन अगला इलेक्शन, क्या आप लोग चुनाव खत्म हो गया, अब आगे की राह देखें। मोदी जी ने किस तरह विदेश नीति को आगे बढ़ाया है, बिल्कुल आप साथ में पढ़ा चुके हैं, उस पर चर्चा हो। ये क्या नहीं, मैं आप लोगों की खत्म करें। नहीं विवेक जी, आपसे भी अपील करूंगा संबित जी, इसको खत्म करें। हम तो आप विजयी हो गए, हम तो खत्म करने को तैयार हैं, विजयी हो गए विवेक जी। वो अब अभी ऑपोजिशन में अब अच्छा, लेकिन जरा खत्म कर रही है घड़ी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ। इनका डिमांड ये है एवरी सेंटेंस के बाद हम थैंक यू राजीव जी, थैंक यू नेहरू करते रहे। और राजीव जी के जमाने में रीता जी मोबाइल फोन नहीं आए थे, कंप्यूटर आ गए थे, मोबाइल फोन नहीं आए थे। उन्होंने करेक्ट कर लिया अपने आपको। समय खत्म हो रहा है, आप सबको तो प्रशस्त हुआ था।
जी मैं कह दूं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं और ब्रेक के टाइम एक विजुअल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जो विजुअल अभी आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये है वो सिग्नेचर गिफ्ट जो कि सीईओज को दी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री जो अमेरिका में इस तरह भी फेमस हो गए हैं कि एक चाय वाला भारत के मजबूत लोकतंत्र में भारत का सबसे ताकतवर आदमी बन गया, और वही गिफ्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन कंपनीज के सीईओज को। ये देखिए, हरे शीशी में दार्जिलिंग टी, लाल वाली के अंदर है असम टी और नीली वाली के अंदर नीलगिरी चाय। और आप देख रहे हैं IBN 7।